आइए प्यारे बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंतर्गत आप एनसीईआरटी जोन का अध्ययन करेंगे। आपको अवगत है कि यूपी बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं उनमें कई पुस्तकों के अभ्यास के अंत में जो अध्याय होता है, जो पाठ होता है, उस पाठ के अंत में एनसीईआरटी जोन के अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो इन प्रश्न अभ्यासों को पढ़ाई करके, अध्ययन करके आपको यह अनुभव प्राप्त होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाना है। देखिए, किसी प्रश्न का सटीक उत्तर देने पर आपको प्राप्तांक मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आप सही तरह से किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो उससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं परीक्षा में। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास नहीं है, आपको भले याद है, मालूम है कि आप उस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लिखने का सही आइडिया नहीं है, आपके पास में लिखने का अभ्यास नहीं है, तो भी आपको अंक कम अर्जित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके हित में ये वीडियो निर्मित की जा रही है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको मिलती रहें। इसके आगे यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या कोई ऐसे विचार आपको प्रकट करने हैं तो विद्यार्थी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखिए। कोई भी बात जो भी आपको कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अनिवार्य रूप से कुछ तो कमेंट ज़रूर लिखिए, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कास्ट है, इसका लाभ उठाइए, ठीक है। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि शीत निष्क्रियता से उपरति किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, उपरति क्या है भाई और शीत निष्क्रियता क्या है, ये दो बातें आप जान लीजिए, तभी आप दोनों में अंतर समझ पाएंगे। शीत निष्क्रियता उस अवस्था को कहते हैं जब जाड़े के मौसम में खूब जाड़ा पड़ता है, खूब ठंडी पड़ती है, तो कुछ जीवधारी कीचड़ में धंस जाते हैं, नीचे गहराई में जाकर के छुप जाते हैं कहीं, जिससे कि वो जाड़े से बच सकें, क्योंकि वो सीधे वातावरण से तापमान लेते हैं ना। तो ऐसे प्राणी क्या करते हैं कि ज़मीन में नीचे कहीं, ज़मीन में कूड़ा करकट में या किसी ऐसी जगह पर जा कर के नीचे छुपा लेते हैं अपने आप को, अपना पूरा शरीर। तो जब अपने आप को छुपा लेते हैं तो उस समय ना वो भोजन लेते हैं, ना पानी लेते हैं, ना हवा लेते हैं, बाहर से बहुत सारी चीज़ें बाहर से वो लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में अपने को नीचे छुपा लेते हैं। जैसे सुना होगा, बाबा लोगों ने ओ भी लेते हैं, बाबा लोग ओ भी ले लिया है, तो उस समय वो खाना पानी सब त्याग देते हैं, सिर्फ वो धूनी रमा के बैठे रहते हैं ज़मीन में गड्ढा बना करके। तो उसी तरह से ये जीवधारी भी ओ भी ले लेते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं ओ भी ले लेना। तो वो भी उसी को यहाँ पर शीत निष्क्रियता कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो अब जब हाइबरनेशन हो गया है तो भाई जीवधारी उस समय कोई भोजन पानी कुछ ले नहीं रहा, कोई पोषण किसी तरह का बाहर से नहीं ले रहा है, तो उसका किसी तरह का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके शरीर में कुछ निर्मित नहीं होगा। तो अब निर्मित नहीं हो रहा है तो उसी को कहते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, मतलब कि डायापाज हो गया है सब कुछ, उस समय डेवलपमेंट उसका सस्पेंड हो गया है, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट सस्पेंड है तो उसी को कहा जाता है निलंबित परिवर्धन, ठीक है। यही स्थिति है उपरति, इसी को उपरति कहते हैं। तो जो निलंबित परिवर्धन होता है, जिस समय जीवधारी शीत निष्क्रियता में है उस समय उसका परिवर्धन निलंबित रहता है, तो इसी स्थिति को उपरति कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, प्रश्न 2 में देखिए, अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जलजीवशाला में रखा जाए, जलजीवशाला समझते हैं, जैसे एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, एक्वेरियम। तो यदि समुद्री मछली को
अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर के एक्वेरियम में रखा जाए तो वो मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें होता क्या है, जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं, आपको पता है समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति खाने में ज़्यादा नमक खाता है, और यदि उस दाल है, जैसे सब्जी है, दाल की बात कर लेते हैं, ज़्यादा नमक डाल के, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाने में यूज करते हैं ना, वो बहुत तेज़ नमक खाते हैं। अब जो व्यक्ति बहुत तेज़ नमक खाता है दाल में, यदि उसकी दाल में नमक ना डाला जाए, बिल्कुल ना डाला जाए, और वो दाल उसको खाने के लिए दी जाए, तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा दाल खा सकता है, लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। तो वही हाल यहाँ पर होता है। जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं, तो समुद्र की मछलियाँ जो होती हैं वो लवण जलीय होती हैं। समुद्र की जो जल की सांद्रता होती है वो अधिक होती है, अधिक सांद्र जल में वो मछलियाँ रहती हैं। अब जब उसको आप बिना लवण वाले फ्रेश वाटर वाले जल जीवशाला में रखेंगे, एक्वेरियम में रखेंगे, तो क्या होगा? उस मछली के शरीर में बहुत सारा पानी जो है सोख करके अंदर भर जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है। उस मछली के शरीर में बहुत सारा पानी भर जाएगा। इस मछली के शरीर के भीतर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो परासरण दाब के कारण बाहर का पानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके शरीर के भीतर भर जाएगा। शरीर के भीतर भर जाएगा तो इसके शरीर की कोशिकाओं के फटने का डर रहता है, और ये फट भी जाती हैं, और इस वजह से कुछ ही समय में ये मछली मर जाती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया क्यों और क्यों नहीं, दोनों बातें बता दिया। इसके बाद में प्रश्न 3 में पूछा गया है लक्षण प्रारूपी यानी फिनोटिक, मतलब कोई भी लक्षण किसी भी पौधे के या जंतु के जो लक्षण देख करके आप निश्चित कर सकते हैं, उन लक्षणों को फिनोटिपिक लक्षण कहा जाता है। बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनको देख करके निर्धारित कर लिया जाता है, जैसे रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई है, ये ऐसे लक्षण हैं जो आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं। दो पौधे लगे हों, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आपने देख करके बता दिया कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस लक्षण को फिनोटिपिक लक्षण कहा जाता है। किसी जीव के वो आकारकीय, शारीरिक, कार्यकीय या व्यवहारिक लक्षण जो उसे किसी पर्यावरण विशेष में रहने में और सफल प्रजनन में सक्षम बनाते हैं, उन लक्षणों को प्रारूपी अनुकूलन कहा जाता है। यहाँ पर आपको यही पूछा गया, लक्षण प्रारूपी अनुकूलन की परिभाषा दीजिए। ठीक, लक्षण क्या है वो तो हमने बताया, जिन लक्षणों को आप देख करके निर्धारण कर दें वो फिनोटिपिक लक्षण है, लेकिन उन लक्षणों की मदद से क्या अनुकूलन प्राप्त होता है जीवधारी को, वो बताना है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को बहुत ही सारगर्भित बनाया जाता है? लक्षण प्रारूपी अनुकूलन की परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण भी दीजिए। तो उसके जवाब में लिखा गया है किसी जीव के वो आकारकीय, शारीरिक, कार्यकीय या व्यवहारिक लक्षण जो उसे किसी पर्यावरण विशेष में रहने व सफल प्रजनन में सक्षम बनाते हैं, तो लक्षण प्रारूपी अनुकूलन कहलाते हैं। अब इसमें मछलियों का नौकाकार शरीर है, मछलियों का नौकाकार शरीर और पक्षियों के पंख, ये फिनोटिपिक लक्षण है। नौकाकार शरीर से मछलियों को तैरने में मदद मिलती है, ये उनके तैरने के लिए अनुकूलन है, और पंख जो होते हैं वो पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न आता है
अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान जीवित नहीं रह सकते हैं, और जबकि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और ऐसे आवास में रहते हैं जहां तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, तो वो कैसे जीवित रहते हैं? तो यहाँ सारा मामला एंजाइम्स का होता है। ये जीवधारी जिनमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, उस एंजाइम में व्यापक परास को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। ये जीवों के कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी चरम को सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो वे जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते हैं। और जिन जीवों में व्यापक परास के तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, जैसे कुछ जीवाणु हैं, कुछ शैवाल हैं, तो वे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पर जीवित रह सकते हैं। समझ गए भाई? एंजाइम्स जो होते हैं उन्हीं पर आपके शरीर की कार्य की निर्भर करती है। और 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो ये एंजाइम कार्य करना बंद कर देगा, तो आपके शरीर की कार्य की प्रभावित हो जाएगी और आप अस्वस्थ हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जिन जंतुओं में, जिन जीवधारियों में ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पर विकृत नहीं होता है, ऐसा एंजाइम पाया जाता है, तो वे जीवधारी अधिक तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु और शैवाल आते हैं। इसके बाद उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में पाए जाते हैं। अब ये जान लीजिए यहाँ पर व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। आपको बताया था समान प्रकार के जातियों का जो समूह होता है उसको समष्टि कहते हैं। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या है। और जो इसी में से कोई, मान लीजिए कि ये आम के पेड़ हैं, ठीक, तो ये सारे आम के पेड़ का बाग है, तो ये तो हो गई आम के पेड़ों की समष्टि। लेकिन एक आम का पेड़ यहाँ लगा है, तो ये हो गई व्यष्टि है। ये समष्टि है और ये व्यष्टि है। अब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो समष्टि में पाए जाते हैं लेकिन व्यष्टि में नहीं पाए जाते हैं? तो जैसे देखिए, व्यष्टि ये है, ये जन्म लेता है, इसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन समष्टि में जन्म और मृत्यु दर होती है। यहाँ जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर होती है। इसके बाद और देखिए, समष्टि में लिंग अनुपात होता है, लेकिन व्यष्टि में लिंग अनुपात नहीं हो सकता, क्योंकि व्यष्टि वो तो एक अकेला है ना, तो उसमें लिंग अनुपात कहाँ से आप निकालोगे कि कितने नर हैं कितने मादा हैं। और जो समष्टि होती है उसमें बहुत सारी संख्या होती है, उसमें मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें लिंग अनुपात का गुण होता है समष्टि में, व्यष्टि में नहीं होता है। समष्टि में आयु पिरामिड निर्मित होता है। आयु पिरामिड, इस तरह की संरचना बनती है पिरामिड की, तो इसमें आयु पिरामिड बनता है। मतलब कितने जीव 50 वर्ष की उम्र के हैं, कितने 30 वर्ष की उम्र के हैं, कितने 20 वर्ष की उम्र के हैं, कितने 10 वर्ष की उम्र के हैं। इसी तरह से कितने 5 वर्ष की उम्र के हैं तो पिरामिड और बड़ा हो सकता है, कितने 2 वर्ष की उम्र के हैं तो पिरामिड और बड़ा हो सकता है। इसके स्तर बढ़ सकते हैं, देखिए, है ना। लेकिन जहाँ पर व्यष्टि है, एक अकेला है, तो वहाँ पर उसकी आयु पिरामिड कैसे बनाओगे कि इसमें कितने हैं कितने हैं? यहाँ तो ऑलरेडी ये अकेला है। तो इस तरह से
व्यष्टि और समष्टि में ये जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और आयु पिरामिड, ये लक्षण होते हैं। तो ये चारों लक्षण समष्टि में तो होते हैं लेकिन व्यष्टि में नहीं होते हैं। और भी हैं, समष्टि में आप्रवासन भी होता है, उत्प्रवासन भी होता है, जबकि व्यष्टि में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां बताइए। अब यहाँ इस शब्द को समझने में ही दिक्कत हो जाती है बच्चों को, और वहीं उनका उत्तर गड़बड़ हो जाता है। शाकाहारिता का मतलब होता है कि जो जीवधारी घास फूस पेड़ पौधे वनस्पतियों को चर जाते हैं तो वे शाकाहारी कहलाते हैं, और चर जाने का गुण जो है शाकाहारिता कहलाता है। तो अब आपको बताना है कि पौधों में ऐसे कौन से उपाय होते हैं, ऐसे कौन से उपाय पौधे अपने आप में कर लेते हैं अपने शरीर में, जिससे कि उनको कोई चरे ना, उनको कोई खाए ना। ऐसे कौन से लक्षण वो अपने आप में अपने शरीर में उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो पौधे अपने शरीर में उत्पन्न कर लेते हैं। आकारिकीय लक्षण, शाकाहारियों से बचने के लिए पौधों में आकारिकीय तथा रासायनिक रक्षा विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले तो है कि आकारिकीय सुरक्षा में कांटे हैं कांटे। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो अपने शरीर में कांटे उत्पन्न कर लेते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं चरता है, कोई नहीं खाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रसायन उत्पादित हो जाते हैं और वो भंडारित रखे जाते हैं उस पौधे में, जिनको खाने पर शाकाहारी बीमार हो जाता है, या फिर शाकाहारी की पाचन क्रिया मंद हो जाती है, या फिर जनन अंग प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी तो शाकाहारी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ये दो विधियां अपनाते हैं पादप शाकाहारिता से बचने के लिए। आप देखते होंगे पशु जब चरने जाते हैं तो सभी घास फूस को नहीं खाते हैं, कुछ को तो खा जाते हैं और कुछ को सूंघ करके हट जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए उनको वो नहीं चरते हैं। तो ये जो रासायनिक पदार्थ उस पौधे में पाया जाता है, ये उसकी शाकाहारिता से बचने का उपाय है। जैसे कैलोट्रोपिस एक खरपतवार होता है, इसमें ग्लाइकोसाइड्स केमिकल पाया जाता है। ये हृदय घातक होता है, इसलिए इसको बकरी और अन्य पशु नहीं खाते हैं, जबकि बकरियां बहुत सारे पेड़ पौधों को खा जाती हैं लेकिन इसको नहीं खाती हैं। इसी तरह से निकोटीन, कैफीन, अफीम, स्ट्रिक्टिनिन, ये सब पौधे के अंदर पाए जाने वाले रसायन है, जिसकी वजह से पौधे पशु जो है इनको नहीं खाते हैं और इन पौधों का जीवन सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद आर्किड का पौधा। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? भाई वो सहभोजी संबंध बनाता है। आर्किड आम के पेड़ के साथ में सहभोजी संबंध बनाता है, जिसमें आर्किड को तो लाभ होता है और आम के पेड़ को ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। बस, बाकी उत्तर को पढ़ लीजिए। कीट पीड़कों के प्रबंध के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत हैं? तो कीट पीड़कों के प्रबंध के लिए अपनाए गए जैव नियंत्रण उपाय परभक्षी की शिकार समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित पारिस्थितिक सिद्धांत हैं। ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार के परभक्षी शलभ कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम का उपयोग किया जाता है। एफिड के नियंत्रण के लिए लेडी बर्ड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई एक नुकसानदायक पौधा या खरपतवार
कहीं बढ़ रहा है तो प्राकृतिक रूप से ऐसा आप कौन सा उपाय करेंगे कि वो आपस में दोनों लड़ करके और नुकसानदायक पौधे को नष्ट कर दें। तो जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खाने के लिए जल में गैम्बूसिया नाम की मछली पाल दी जाती है। तो ये मछली क्या करती है, उन मच्छरों के लार्वा को और मच्छरों को खाती रहती है, तो इस तरह से मच्छर पनप नहीं पाते हैं। तो मच्छर नुकसानदायक थे। बिना कोई केमिकल, बिना कोई दवा के छिड़काव किए मछली पाल करके प्राकृतिक तरीके से मच्छर को नष्ट कर दिया गया। इसी तरह की कोई विधि यहाँ पर भी अपनाई जाती है। जैसे नागफनी है, बहुत ज़्यादा उग रही है, तो जब नागफनी बहुत ज़्यादा उग जाएगी तो अन्य वनस्पतियों को जगह नहीं मिलेगी, इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी भी सोख लेंगी, पानी की ओर ज़्यादा कमी हो जाएगी, धरती में वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब या तो रासायनिक छिड़काव किया जाए, कोई केमिकल दवाएं, तो उससे वातावरण को नुकसान हो रहा है, अन्य कीट पतंगे जीवधारियों को नुकसान हो रहा है। तो प्राकृतिक तरीका कुछ ऐसा अपनाते हैं कि कुछ ऐसा पौधा ढूंढ के लाते हैं जो नागफनी के पौधे को नष्ट कर दे। तो उसके आसपास ऐसे पौधे लगा दिया जाता है जिससे नागफनी के पौधे अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रबंधन की बात यहाँ पर पूछी गई है, बताई गई है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या अंतर है, बाह्योष्मी और आंतरोष्मी क्या है। इनके इंग्लिश वर्ड भी पढ़ लिया करिए, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, इनमें क्या अंतर है। वैसे तो हम आपको पीछे बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए, है ना। शीत निष्क्रियता माने हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता माने एस्टिवेशन। अब शीत निष्क्रियता देखिए, अनेक असमतापी और कुछ समतापी जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसी को शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसे कि भालू, मेढक, छिपकली, ये सब जो ओ भी लेना बताया ना अभी हमने पीछे। वहीं पर ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, अनेक असमतापी जीव गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ अवधि के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो उसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जैसे कुछ मछलियां और मेढक आदि कीचड़ में धंस जाते हैं। इसी तरह से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बाह्योष्मी और आंतरोष्मी। तो सबसे पहले देखिए बाह्योष्मी, बाह्य और ऊष्मा से मिलकर के बाह्योष्मी है। शीत रुधिर वाले प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये उपापचयी ऊष्मा के बजाय पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा पर निर्भर रहते हैं। यही बात ध्यान रखिएगा, ये अपने शरीर की उपापचयी ऊष्मा के बजाय पर्यावरण से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उस पर अब इनका जीवन निर्भर करता है। ये प्राणी प्रायः शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रियता के फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं। निष्क्रियता, वही निष्क्रियता का मतलब हाइबरनेशन या एक्टिवेशन में चले जाएंगे। जैसे उभयचर वर्ग के प्राणी, सरीसृप वर्ग के प्राणी। दूसरी तरफ आंतरोष्मी जो होते हैं, ये गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। इनके शरीर का ताप वातावरणीय ताप से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इनके शरीर का उपापचय क्रियाओं द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे नियमन होता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनी आते हैं। बाह्योष्मी संरूपण करके अपनी आंतरिक स्थिति बनाए रखते हैं, जबकि आंतरोष्मी अपने आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए नियमन करते हैं। अगला प्रश्न होता है, इन पर टिप्पणी लिखना है। मरुस्थल पादपों और प्राणियों के अनुकूलन, जल की कमी के प्रतिपादकों का अनुकूलन, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन, पादपों के लिए प्रकाश का महत्व, तापमान और पानी की कमी का प्रभाव तथा प्राणियों का अनुकूलन। तो उत्तर में सबसे पहले देखेंगे मरुस्थलीय पादपों और प्राणियों के अनुकूलन के बारे में। देखिए, मरुस्थल का प्रमुख लक्षण जल की कमी। जल की कमी है, यह यहाँ के जीवधारियों की प्रमुख समस्या है। मरुस्थल में तापमान चरम पर होता है, जो अत्यधिक व बहुत कम हो सकता है। मरुस्थलीय पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं,
जल की कमी का सामना करने के लिए दो विधियां होती हैं। शुष्कता पलायन पहली विधि है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ये अपना वर्षा काल या उसके तुरंत बाद कुछ सप्ताह में अपना जीवन पूर्ण करके वर्ष की शेष अवधि प्रतिरोधी बीज के रूप में सुषुप्तावस्था में गुजारते हैं। तो इन्हें एम्फीमेरल कहा जाता है। शुष्कता सहन करने वाले इसमें विभिन्न प्रकार के आकार के शारीरिक कार्य या व्यवहारिक अनुकूलन पाए जाते हैं। इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के उपाय विकसित हो जाते हैं। ये शरीर में जल संग्रह करते हैं और अधिक जल अवशोषित कर लेते हैं। इसके साथ साथ पौधों में जल संरक्षण की नीतियाँ, मतलब जल कम से कम जल में उनका जीवन यापन हो जाए या अपनी ज़रूरत का जल कहीं संरक्षित कर लें, ऐसी कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं। तो इसके लिए उनमें वाष्पोत्सर्जन की कमी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की कमी किन कारणों से हो जाती है, कुछ अनुकूलन के कारण हो जाती है। अनुकूलन क्या होते हैं, पत्तियाँ या तो अनुपस्थित हैं या फिर बहुत छोटी हैं या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे नागफनी और कैक्टस में। पर्णरंध्र जो होते हैं वो गर्ती प्रकार के पाए जाते हैं, सनकेन स्टोमेटा हो जाते हैं। रंध्रों की संख्या कम हो जाती है, जैसे कनेर में। बहुस्तरीय एपिडर्मिस हो जाती है। कनेर की पत्ती में आप देखिए कई परतों की एपिडर्मिस होती है पत्ती के ऊपर। पत्ती की सतह पर रोम व मोटी क्यूटिकल हो जाती है, जैसे आक के पौधे में आप देख सकते हैं। आक जानते हो, मदार। इसी तरह से जल अवशोषण, तो जल अवशोषण के लिए इनमें जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित हो जाता है, जैसे बबूल में। अल्प वर्षा के जल को अवशोषित करने के लिए इसमें उथला और जड़ तंत्र भी पाया जाता है, जैसे कि कैक्टस में। तो ये सब मरुस्थलीय अनुकूलन के लक्षण हैं पौधों में। इसके बाद मांसल तने में ये जल संग्रह कर लेते हैं और मांसल पत्तियों में भी जल संग्रह कर लेते हैं। अब नागफनी का जो तना होता है मांसल हो जाता है। एलोवेरा की पत्ती आप देखते हैं मांसल हो जाती हैं। तो ये और पत्तियों में और तनों में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो जब बरसात का या मिट्टी का जल नहीं मिलता तो उसी जल का उपयोग करते हैं जीवन बचाने के लिए। इसके बाद कैम चक्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है और दिन में पर्णरंध्र बंद रहते हैं। इसी तरह मरुस्थलीय प्राणियों में जल संरक्षण की युक्तियां पाई जाती हैं। इनमें पसीने के रूप में जल हानि नहीं होती है। ऊँट में देखते हैं पसीना नहीं निकलता है। इनमें मूत्र को शांतित करने की क्षमता पाई जाती है। ये उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन में न्यूनतम जल का उपयोग करते हैं। कंगारू, चूहा, ऊँट अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त जल से पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। कुछ जंतु व्यवहारगत अनुकूलन, जैसे रात्रिचर होना, और दिन में बिलों में रहना, इस प्रकार से ताप से बचे रहते हैं। जल की कमी के प्रति पादपों में क्या अनुकूलन होते हैं, पादपों का जड़ तंत्र सुविकसित हो जाता है। अधिकांश पादपों का तना छोटा काष्ठीय होता है। कुछ पौधों में तना सरस भी होता है। पत्तियां छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां मांसल हो जाती हैं। पत्तियों पर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। रंध्र गद्दों में ढसे रहते हैं। यांत्रिक ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। यांत्रिक ऊतक वही जाइलम फ्लोएम वाले। पौधों की कोशिकाओं में श्लेष्म रेजिन गोंद आदि पाया जाता है। कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता बहुत अधिक होती है। इस प्रश्न के भाग का उत्तर जो है वो भी देख लीजिए। और प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन क्या होते हैं, ये प्रवास कर लेते हैं। जब इनके प्रतिकूल मौसम होता है तो उस क्षेत्र में जहाँ चले जाते हैं जहाँ पर अनुकूल मौसम होता है। इसके बाद अनेक प्राणी शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसके अलावा पादपों के लिए प्रकाश का महत्व, पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है और प्रकाश का पौधे के जीवन में अत्यधिक महत्व। प्रकाश की तीव्रता, गुणवत्ता तथा अवधि तीनों ही पौधे को प्रभावित करती हैं। प्रकाश पौधों के निम्नलिखित प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, पादप गतियाँ और बीजों का अंकुरण, पर्णहरित संश्लेषण, पुष्पन एवं फल निर्माण, दीप्तिकारिता, रंध्रों का खुलना या बंद होना, ऑक्सिन आदि का उत्पादन, कंद का निर्माण और पौधों का भौगोलिक वितरण। ये इतनी बातें जो होती हैं प्रकाश पर निर्भर करती हैं।
तो ये भी एक अनुकूलन लक्षण होता है। इसके बाद तापमान और पानी की कमी का प्रभाव तथा प्राणियों का अनुकूलन। इसके लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जंतुओं की त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर पाया जाता है जो शरीर से ऊष्मा की हानि को रोक देता है। इन जंतुओं के कान छोटे होते हैं जिससे ऊष्मा की कम हानि होती है, यह एलन का नियम है। कुछ जंतु निम्न ताप से बचने के लिए शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू है। कुछ कीट उपरति अपनाते हैं, मतलब इस दौरान वे कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं अपने शरीर में। जंतु आकार में बड़े होते हैं। जंतुओं में जल की कमी के संदर्भ में हुए अनुकूलनों का वर्णन इसी प्रश्न के का भाग में किया गया है। ताप की अधिकता में भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अजैवीय पर्यावरणीय कारकों की सूची बनाइए। तो अजैवीय पर्यावरण को हम 3 समूह में बांट सकते हैं भाई। एक जलवायवीय कारक, दूसरे मृदीय कारक, तीसरे स्थलाकृतिक कारक। तो जलवायवीय कारक में क्या है? ताप है, जल है, प्रकाश, वायु गति, वर्षा, वायुमंडलीय नमी तथा वायुमंडलीय गैसें, ये इतनी चीजें जलवायवीय कारक हैं। अजैविक घटक के जलवायवीय कारक हैं। दूसरे मृदीय कारक में आता है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल तथा मृदा वायु। इसी तरह स्थलाकृतिक कारक के अंतर्गत आता है स्थान की ऊंचाई, भूमि का ढाल, पर्वत की दिशा, पर्वत की ऊंचाई, पर्वत का ढलान, ये सब बातें आती हैं। अगले प्रश्न में आपको पढ़ना है, निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। आतपोद्भिद यानी हेलियोफाइट, एक होता है हेलोफाइट और एक होता है, यहाँ पर दिया गया है हेलियोफाइट। हेलोफाइट की स्पेलिंग ऐसे लिखी होती है, ठीक। हेलियोफाइट की स्पेलिंग जो होती है ऐसे लिखी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हेलियोफाइट पूछा जाए और हेलोफाइट को लिख करके आ जाओ। तो हेलियोफाइट का उदाहरण क्या है? जलस्थलीय पौधे जैसे सूरजमुखी, कंठलता, पटेरा, पटेरा मतलब टाइफा, टाइफा मतलब सिंघाड़ा। तो इनको जलस्थलीय पौधे कहा जाता है। इसी तरह से छायोद्भिद, अंग्रेजी में इनको सियोफाइट कहते हैं, जैसे क्रोटोन्स, मनी प्लांट। क्रोटोन्स भले ना परिचित हैं आपसे, क्रोटोन्स से आप लोग भले परिचित ना हो, लेकिन मनी प्लांट से तो सभी लोग परिचित होंगे। मनी प्लांट आप देखते हैं कि छाया में, घरों में, घर के अंदर में लगाया जाता है और अच्छा डेवलपमेंट करता है, तो इसलिए इसको छायोद्भिद या छायाप्रिय पौधे कहा जाता है, सियोफाइट। सजीव प्रजक माने विविपोरस, जिनमें पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है, ऐसा पौधा है राइजोफोरा। ये राइजोफोरा पौधा जो होता है, इस पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है, ठीक। इसके बाद एंडोथर्मिक यानी आंतरोष्मी, इसके अंदर अंतर्गत पक्षी और स्तन्य प्राणी आते हैं। बाह्योष्मी में उभयचर और सरीसृप आते हैं। और लास्ट में बचता है नितलस्थ जोन, अंग्रेजी में इसको बेंथिक जोन कहा जाता है। ऑप्शन में एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, जो प्लैंकटन या बेंथिक एनिमल, बेंथिक प्लांट। तो प्लैंकटन जो होते हैं जो तैरते रहते हैं, बेंथिक वे होते हैं जो तली पर पाए जाते हैं। तो तली पर कौन पाए जाते हैं? स्टारफिश, डेविल फिश, स्पंज, कोरल्स, ये सब तली पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको नितलस्थ जोन कहा जाता है। कम पानी में, उथले छिछले पानी में तली पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट में आता है समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो आपको मैंने पढ़ाया है, इस अध्याय में जाकर के वहाँ पर पढ़ लीजिए समष्टि क्या है और समुदाय क्या है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये टॉपिक हमने आपको जब पाठ पढ़ाने का वीडियो बनाया है उसमें हमने आपको पढ़ाया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ढूंढ लीजिए, जीव विज्ञान कक्षा 12 के नाम से ढूंढ लीजिए, या फिर
जयप्रकाश नाम से चैनल है, और इस चैनल के नाम से सर्च कर लीजिए तो हमारे सारे वीडियो लाइन से आ जाएंगे, और उसमें आप इस अध्याय को देख लीजिए, वहाँ से आपको इन सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि ये कथन दे दिया गया है, निम्नलिखित कथन में परजीविता का कौन सा सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है, तो ये ढूंढना है। जहाँ एक जीव को लाभ होता है, दोनों जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरा प्रभावित नहीं होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरा प्रभावित होता है, तो यही इसका सही उत्तर है, घा वाला। इस तरह से और आगे देखते हैं। ये आपको कंपटीशन जोन के प्रश्नोत्तर हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी देखिए 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से भी ज़्यादातर यहीं से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको यहाँ पर दे दिया है। अब वीडियो पॉज करके रोक कर थोड़ी देर आप इन प्रश्नों का स्टडी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इधर भी पढ़ लीजिए, यहीं रोक करके और पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए और इसको पढ़ लीजिए। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है? अरे लाइक बटन प्रेस करिए यार। कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए फटाफट, ठीक है। इसके बाद अब अगला लेसन हम आपको पढ़ाएंगे पारितंत्र, इकोसिस्टम। ये आपको जो एनसीईआरटी जोन का प्रश्न अभ्यास दिया गया था, ये जीव और समष्टियाँ पाठ के अंत का अभ्यास प्रश्न है। अब अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे पारितंत्र, ठीक है। तब तक के लिए ठीक से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए और टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए। यदि आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। टेक्स्ट बुक पढ़िए, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लिख दीजिए कमेंट में, कुछ हेडिंग या डेफिनेशन कुछ पूछना है या कोई बात आपको पूछना है तो उसको आप इसमें लिख दीजिए, और हम उसका जवाब आपको अगले वीडियो में देंगे। और यदि संभव होगा तो कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे देंगे, यदि उसको विस्तार से बताना होगा तो अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए और ठीक से